नमस्कार दोस्तों। इस चैनल पे आपको ऐसी कहानियां मिलेंगी जो एकदम सच्ची घटना पे आधारित होंगी और वह कहानियां आज भी पुलिस के लिए, वहां की पुलिस के लिए अनसुलझी हैं, जिसे आज तक भी वो सुलझा नहीं सके हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। मैं आज आपको ऐसे स्टोरी बताने वाला हूं जिसे अमेरिका की एफबीआई पुलिस भी सॉल्व नहीं कर पाई। वो आज तक मिस्ट्री मिस्ट्री बनी हुई है। ठीक है ना? तो वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट देखिएगा। एकदम क्राइम स्टोरी दी गई है, ताजा क्राइम स्टोरी है। बात वही 15 जनवरी 1947 के अमेरिका के लॉस एंजलिस की है। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। 1947 में 15 जनवरी को लॉस एंजलिस में करीब सुबह के 10 बजे बेटी बर्सिंगर नाम की एक महिला जो थी, वो अपनी 3 साल की बेटी के जूते की मरम्मत के लिए अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलती है। जब वह बाहर निकलती है तो कुछ दूर चलने के बाद उसे एक सफेद चीज दिखाई देती है। जब वह देखती है उसे तो उसे कुछ खास नहीं लगता है, लेकिन जब वह उसके करीब जाती है तो उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो देखती क्या है कि जो सफेद चीज दिख रही थी वो कोई एक बॉक्स नहीं है, वो एक ऐसी चीज है जिसे देखकर उसकी आंखें फट गई थी। उसने क्या देखा कि उसने देखा कि एक लड़की की लाश कटी हुई पड़ी है, जो 2 भागों में बटी थी। कमर से उसका भाग जो था वो अलग कटा हुआ पड़ा था, जिसे यह देखकर लगता था कि यहां पर और जो लाश पड़ी हुई थी उसके आसपास भी एक बूंद खून का निशान नहीं था, जिसे देखकर यह पता लगाया जा सकता था कि यह लाश को जो यहाँ पे डाला गया है इस जगह पे ना काटकर कहीं दूसरी जगह पे काटा गया है, जिससे यहाँ पर खून के एक भी धब्बे नहीं दिख रहे हैं। वह तुरंत दौड़ के एक पुलिस फोन बूथ पे जाती है, पुलिस को कॉल करती है और कुछ समय के बाद ही वहां पर अमेरिका की पुलिस, जो लॉस एंजलिस की पुलिस है, वो वहां पर आ जाती है। पुलिस आने के बाद वो बॉडी को अपने कब्जे में कर लेता है। पुलिस करने के बाद जब उसको जांच के लिए भेजते हैं तो जब जांच होती है तो उसे पता चलता है कि डेड बॉडी जो थी वह करीब लगभग 10 से 12 घंटे पहले उसकी हत्या की गई थी। यानी जो डेड बॉडी थी उसकी लगभग करीब 10 से 12 घंटे पहले हत्या कर दी गई थी। महिला की मस्तिष्क के पास से कुछ ज्यादा, यानी जो उसका ब्रेन था उसके पास से कुछ ज्यादा ही ब्लीडिंग हो रही थी। ब्लीडिंग इतनी हो रही थी कि उससे पता चल रहा था कि उस लड़की की मारने से पहले उसे बहुत प्रताड़ित किया गया है, इतना कि उसकी मौत हो जाए। और मरने के बाद जो कातिल थे उन्होंने उसकी बॉडी को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया, जिससे पता न चल सके कि उसकी हत्या किस तरीके से की और उसकी बॉडी पे कोई एक भी निशान ना बचा हुआ हो। पूरी जानकारी जब जो पुलिस थी तो वहां की एफबीआई के साथ मिलकर उस लड़की की पूरी जानकारी, जन्म कुंडली वहां की निकाल लेती है। तो जन्म कुंडली निकालने के बाद पता चलता है कि इस महिला को करीब 7 महीने पहले एक कारण से और गिरफ्तार किया गया था। रीजन ये था कि इस महिला ने कम उम्र में ही ड्रिंक कर रही थी, जिससे उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। लॉस एंजलिस की अमेरिका में जो रूल्स है, आप 18 साल के पहले ड्रिंक नहीं कर सकते, तो कम उम्र में ड्रिंक करने से इसको गिरफ्तार कर लिया गया था। एफबीआई से मिली जानकारी के बाद पुलिस बताती है कि ठीक 7 महीने पहले जब उसे गिरफ्तार किया गया था तो उसका नाम क्या था? एलिजाबेथ शॉर्ट था। उसका नाम एलिजाबेथ शॉर्ट था, जो बोस्टन की रहने वाली थी। बोस्टन की रहने वाली थी। वो अपने माता पिता की 5 बेटियों में तीसरे नंबर की बेटी थी। उसके पिता बोस्टन में ही नौसेना के लिए गोल कोर्स बनाया करते थे। यानी जो उसके पिता थे वो नौसेना के लिए गोल कोर्स बनाया करते थे। और कुछ समय बाद जब मंदी आती है वहां पे, तो वहां पर उसका काम ठप पड़ जाता है। यानी 1929 ईस्वी में वहां पे मंदी आ जाती है, जिससे उनका काम ठप पड़ जाता है और उनकी आर्थिक स्थिति एकदम कमजोर हो जाती है। उनका परिवार
अब अपनी जिम्मेदारियों को धीरे 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 निर्वहन करता रहता था। कुछ समय बाद एक दिन जब उसके पिता कहीं बाहर जा रहे थे तो एक ब्रिज के पास उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी की और पुलिस के अनुसार ऐसा पता चलता है कि उनके पिता ने जिस ब्रिज के पास गाड़ी खड़ी की थी वहां के ब्रिज पर कूद के उनके पिता ने आत्महत्या कर ली। लेकिन आत्महत्या करने के बाद जब ये सारी बातें फैल गई तो अब सारी जिम्मेदारी उसकी माँ पे, एलिजाबेथ की माँ पे आ जाती है। तो वो नौकरी करने लगी, नौकरी करती रही और किसी तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण करती रही। अब जो एलिजाबेथ थी उसका बचपन से ही सपना था कि वो हॉलीवुड की एक बेस्ट एक्ट्रेस बने, क्योंकि उसको ये चीज पता थी कि जब तक वो हॉलीवुड की बेस्ट एक्ट्रेस नहीं बन पाएगी तब तक जो उसकी जिंदगी चल रही है वो बद से बदतर हो गई थी। कुछ दिनों बाद जब 1942 ईस्वी में एलिजाबेथ की मां को एक पत्र मिलता है। उस पत्र में एलिजाबेथ के द्वारा जो पिता थे उनके द्वारा वो पत्र भेजा गया था। दरअसल एलिजाबेथ के पिता ने आत्महत्या नहीं की थी, उसने अपनी कार को ब्रिज के पास छोड़कर किसी कारण से वो कैलिफोर्निया चले गए थे और वहीं पर बस गए। जब एलिजाबेथ की मां को यह पत्र मिलता है तो उस पत्र में वे उनसे अपने किए हुए कर्मों की माफी मांगते हैं। जब यह बात एलिजाबेथ को पता चलती है तो वह दिसंबर 1942 को 18 साल की उम्र में अपने पिता के साथ रहने के लिए कैलिफोर्निया चली जाती है। लेकिन कुछ दिनों के भीतर ही वह उसकी अपने पिता से लड़ाई हो जाती है और 1943 को अपने पिता का घर छोड़ देती है। लेकिन पिता का घर छोड़ने के बाद वो अपने घर वापस नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने क्या किया, वायुसेना में कुकिंग के लिए आवेदन करती है और आवेदन करने पर वहां पर उसे नौकरी मिल जाती है और वहां पर वो कुछ दिन तक नौकरी करने लगती है। नौकरी करने के बाद वहां के कुछ आला अधिकारियों ने उसके साथ गलत व्यवहार किया जिस कारण उसने नौकरी छोड़ दी और फिर वह सेंटा बार्बर जो कैलिफोर्निया का एक शहर है वहां पर चली जाती है और जहां पर उसे कम उम्र में शराब पीने के लिए पुलिस उसे पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है। जेल से छूटने के बाद वो फ्लोरिडा चली जाती है, जहां पर अब फ्लोरिडा में रहने के लिए वहां कई सारी चीजों की आवश्यकता होती है। इतना हाई फाई शहर था जहां पर लोग आसानी से रह नहीं पाते हैं। तो उसने क्या किया, तभी उसकी मुलाकात एक किससे हो जाती है, वायुसेना के एक अधिकारी जिनका नाम मेजर मैथ्यू माइकल था, उससे उनकी मुलाकात हो जाती है और मुलाकात धीरे 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 दोस्ती में बदलती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और फिर ये दोनों यानी एलिजाबेथ और माइकल ये दोनों साथ में शादी करने का भी फैसला कर लेते हैं। लेकिन 10 अगस्त 1945 को मैथ्यू माइकल की विमान दुर्घटना में मौत हो जाती है। अब मौत होने के बाद एलिजाबेथ का जो दिल था वो बुरी तरीके से टूट गया था। अब वो बुरी तरीके से टूट गई थी, अब उसके आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अब उसका बचपन से ही पहला प्यार का क्या था कि वह हॉलीवुड में एक बड़ी एक्ट्रेस बने, जिसके कारण वह लॉस एंजलिस चली जाती है। लॉस एंजलिस जाने पर वहां पर उसके पास पैसों की कमी आ जाती है, जिसके लिए वह एक होटल पर वेटर का काम करने लगती है। वेटर का काम करके वो धीरे धीरे अपने जीवन यापन करती रहती है और वहां पर उसके ख्याल इतने बढ़ जाते हैं कि वह एक अपनी लाइफस्टाइल को पूरी तरीके से चेंज कर देती है। पूरी तरीके से चेंज होने के बाद उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गईं, तो उसने क्या किया, नए नए बॉयफ्रेंड को बनाने लगी, जिसके साथ वह अक्सर पार्टियां करने जाती थी और बाहर घूमती थी। अंत में ऐसा पुलिस के अनुसार कहा गया कि कुछ दिनों बाद ऐसा पता चला कि एलिजाबेथ अचानक से गायब हो जाती। अंतिम बार पुलिस के अनुसार 9 जनवरी 1947 को एक होटल के पास उसे देखा गया था। उसके बाद से वह लापता हो गई और 15 अगस्त
15 जनवरी 1947 को उसकी डेड बॉडी लाइमेड पार्क के पास पाई गई। जब पुलिस को बॉडी मिली उस समय कुछ पत्रकार वहां पे मौजूद थे। उन पत्रकारों ने उसकी तस्वीर खींची और तस्वीर खींचने पर उसकी यह खबर पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल जाती। खबर इतनी स्ट्रांग थी कि धीरे धीरे लोग इस खबर को कानी फूसी करते हुए सभी तक पहुंचा देते हैं। और फिर उसके बाद जब खबर पूरी तरह फैल जाती है तो जो वहां की मीडिया थी उसने एलिजाबेथ शॉर्ट को ब्लैक दहला नाम दिया। कहानी का मेन पॉइंट क्या है कि उसका नाम था ब्लैक दहला, तो जो पत्रकार थे वहां के उन्होंने उसका नाम ब्लैक दहला के नाम से दे दिया। और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ज्यादातर मौके पर एलिजाबेथ जो थी वो काले कपड़ों में नजर आती थी। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यह नाम 1942 ईस्वी में आई एक क्राइम फिल्म ब्लू दाहिला से लिया गया था। एलिजाबेथ उस समय इतनी पॉपुलर थी कि लोग पुलिस के पास जा जाकर ये क्लेम करने लगे कि मैंने ही एलिजाबेथ को मारा है, यानी मैंने उसकी हत्या की। लेकिन जांच में जब पता चलता कि उन्होंने उसकी हत्या नहीं की तो पुलिस उन सबको निर्दोष करार देकर उन्हें छोड़ देती है। तभी अचानक क्या होता है, एजेंसी को, किसी पत्रकार एजेंसी को एक फोन आता है और वो अपने आप को एलिजाबेथ का हत्यारा बताता है। और जो रिपोर्टिंग उस अखबार ने की थी उस रिपोर्टिंग को भी वो एकदम सही करार देता है और तारीफ भी करता है। लेकिन वह चुटकी भी लेता है कि तुम्हारे पास ब्लैक दहला से संबंधित खबर खत्म हो जाए इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया हूं, और तुम्हें हमारी बात का विश्वास ना हो तो 3 दिन बाद तुम्हें एक पार्सल मिलेगा जिसमें ब्लैक दहला के सारे डॉक्यूमेंट और जो रिपोर्टिंग तुमने की है वो सभी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। और वाकई में ऐसा हुआ। 3 दिन बाद उस एजेंसी को एक पार्सल रिसीव होता है। उस पार्सल को जब खोला जाता है तो उस पार्सल में ब्लैक दहला के जन्म प्रमाण पत्र, कुछ फोटोग्राफ, आईडी कार्ड, ये सारी चीजें और उस मीडिया के द्वारा जो रिपोर्टिंग की गई थी उसकी कटिंग भी उसमें बरामद थी। इतनी सारी चीजें जब उस पत्रकार एजेंसी को मिल जाती हैं तो उसे यकीन हो जाता है कि यही होता है। फिर जब वो उसको देखता है, खोलता है, बॉक्स की जांच करवाते हैं तो उसमें जो एड्रेस मिला था, जो डायरी मिली थी, उस डायरी में एक एड्रेस था। उस एड्रेस पे जब पुलिस ने देखा तो उस पर नाम लिखा था मार्क हैंसेन। उस जो डायरी थी उस पर नाम लिखा था मार्क हैंसेन। वह डायरी और बॉक्स वो न्यूज एजेंसी, वहां की जो पुलिस थी, उसको हैंड ओवर कर देता है। पुलिस ने उस बॉक्स का लैब टेस्ट करवाया और लैब टेस्ट में उस पर एक भी हैंड प्रिंटिंग के निशान नहीं मिलते, क्योंकि जो मार्क्स थे उसे पेट्रोल के द्वारा साफ कर दिया गया था। उस डायरी में कुछ लोगों के पता मिलते हैं, उन एड्रेस पे जाकर वहां की पुलिस जांच पड़ताल करती है, लेकिन उनके हाथ कोई सबूत नहीं मिलता है। इसी बीच पुलिस को कई लेटर मिले, लेकिन उन लेटर्स में कोई एक सबूत ना होने के कारण अब हत्यारे को पहचानना और मुश्किल हो गया था। पुलिस के तमाम कोशिश करने के बाद यह केस वही का वही पे धरा था, यानी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। हालांकि कुछ सस्पेक्ट ऐसे मिले जिन्हें उन्होंने सस्पेक्ट बनाया, लेकिन किसी कारणवश उनको छोड़ना पड़ गया, यानी उनके खिलाफ कोई सबूत ना होने के कारण उनको सस्पेक्ट को छोड़ना पड़ा। सस्पेक्ट क्या क्या थे? पहला सस्पेक्ट था जो रॉबर्ट रेड मैनले। पहला सस्पेक्ट था रॉबर्ट रेड मैनले नाम का एक सस्पेक्ट था, जो एक बड़ा बिजनेसमैन था वहां का। वह एलिजाबेथ की मौत से 1 महीने पहले एलिजाबेथ से मिला था। जब वह बस स्टैंड पे किसी का इंतजार कर रही थी तो उस मैनले ने ही एलिजाबेथ को अपनी कार में लिफ्ट दे दी और बातों बातों में वो धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगी। 9 जनवरी 1947 को मैनले सैंडियागो के डेट के बाद लगभग 6 बजे शाम को लॉस एंजलिस के बिल्टमोर होटल के पास एलिजाबेथ को छोड़ देता है।
या वही समय था जहां पर एलिजाबेथ को अंतिम बार देखा गया था। तो ये पुलिस के लिए एक सबसे बड़ा सस्पेक्ट साबित हो गया। और उसके बाद पुलिस को एलिजाबेथ की लाश उस पार्क एरिया में मिली थी। मिलने से जब पूछताछ किया गया तो उसने कबूल किया कि एलिजाबेथ के साथ उसके रिलेशन थे, लेकिन उसने उसका कत्ल नहीं किया और पुलिस को कोई भी ऐसे सबूत प्राप्त नहीं हुए। जब पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला तो मजबूरी में पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। फिर पुलिस ने जो रेड मार्ले था उसका नार्को टेस्ट करवाया, तो उस नार्को टेस्ट में वह पास हो गया, यानी उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। फिर दूसरा सस्पेक्ट जो था वो 1997 को डिटेक्टिव रॉल्फ एस्डल था, जो डिटेक्टिव था जो कि ब्लैक दहला केस पर काम कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि ब्लैक दहला की बॉडी मिलने के एक हफ्ते बाद मैंने उस व्यक्ति को, यानी जिसने कत्ल किया है उस व्यक्ति को मैंने ढूंढ निकाला है। जिस दिन ब्लैक दहला बॉडी मिली थी उसकी, उसी दिन रॉल्फ को अपने किसी खबरी के द्वारा सूचना मिलती है कि लाइम आर्ट पार्क के पास एक काले रंग की कार खड़ी देखी गई थी। यानी जहां पर उसकी बॉडी मिलती है वहां पर उसे एक काले रंग की कार दिखाई पड़ती है। बाद में रॉल्फ ने यह कार ढूंढ ली, जिसके बाद उस कार के मालिक ने उस कार को सफेद कलर की करवा दिया, लेकिन रॉल्फ के पास पुख्ता सबूत ना होने के कारण उसे छोड़ना पड़ा। उसके बाद 1999 में स्टीव हॉडल नाम के एक डिटेक्टिव ने ब्लैक दहला पर किताब लिखी और दावा किया कि ब्लैक दहला का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसके पिता जॉर्ज हॉडल थे। अब कहां की चीज कहां पहुंच रही है, आप लोग पूरी स्टोरी देखिएगा। यानी उसने अपनी किताब में दावा किया कि जॉर्ज हॉडल ही ऐसा है जिसने अपनी बेटी की हत्या कर दी। जॉर्ज उस समय के एक नामी डॉक्टर थे जो लॉस एंजलिस के एक प्राइवेट क्लिनिक में काम करते थे, यानी अपना खुद का क्लिनिक चलाते थे। जॉर्ज हॉडल ने पेशेवर सर्जन तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने कई मेडिकल कॉलेज में सर्जन बनने की ट्रेनिंग ले रखी थी। और 1991 में जॉर्ज के मरने के बाद उसके बेटे स्टीव हॉडल को उनके कमरे में 2 तस्वीरें मिली जो एलिजाबेथ से मैच करती थी। जब फॉरेंसिक जांच में यह पता चला कि 85% यानी 85% तस्वीर एलिजाबेथ की नहीं है, लेकिन 2014 के एक कंप्यूटर एक्सपर्ट ने सॉफ्टवेयर की मदद से साबित किया कि 90 से 95% तक यह तस्वीर एलिजाबेथ से मैच करती थी। स्टीव हॉडल ने यह गहनता से जांच की तो पता चला कि उनके पिता एलिजाबेथ रिलेशनशिप में थे। अब कहानी में नया ट्विस्ट आ गया, यानी एलिजाबेथ और उनके पिता एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। एलिजाबेथ की लाश मिलने के 3 हफ्ते के बाद 10 फरवरी 1947 को एक पार्क में एक और लड़की की लाश मिलती, जिसकी हालत भी कुछ एलिजाबेथ जैसी ही थी। उसके शरीर पर लिपस्टिक से बीडी लिखा गया था, जिसका मतलब होता है ब्लैक दहला। जब पुलिस ने इस हैंडराइटिंग को उस मिले हुए जितने लेटर थे उनसे मैच किया, उनसे मिलाया, तो साफ हो गया कि लड़की का कातिल ब्लैक दहला का कातिल एक ही है। जब पुलिस ने जांच कराई तो जांच में यह कंफर्म हो गया कि जिसने भी ब्लैक दहला का कत्ल किया है और जिसने इस लड़की का कत्ल किया है, दोनों सेम है। जॉर्ज हॉडल के ऊपर कई प्रकार के आरोप लगने के बाद 1950 में वो लॉस एंजलिस को छोड़कर फिलीपींस चले जाते हैं और 1961 में फिलीपींस के मानिया पार्क के पास एक लड़की की नग्न बॉडी मिलती है, जिसकी हालत बिल्कुल ब्लैक दहला जैसी ही थी। और जिस जगह पर बॉडी मिली वहां से मात्र आधा किलोमीटर दूर ही एक होटल था, एक घर था जहां पर जॉर्ज हॉडल रहा करते थे। तो क्या यह संयोग था या फिर सच थी कि उन तीनों की हत्या जॉर्ज हॉडल ने की थी?
इस सच्चाई को लेकर सभी संदिग्ध थे और सबसे ज्यादा अगर कोई संदेह जाता था वो जॉर्ज हॉडल के ऊपर जाता था, जिसको आज तक पुलिस ने कोई क्लियर सर्टिफिकेट नहीं दिया कि ये पूरी तरह से केस सॉल्व हो गया। तो ये कहानी थी ब्लैक दहला की, जो आपको एक सच्ची घटना से रूबरू करवाने का काम किया। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा कि यह स्टोरी कैसी लगी। इसी तरीके की नई स्टोरीज आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में लिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।